हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मस्त है ना? तो पिछली क्लास में हमने सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था कि सोशल साइंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। टोटल हमने 5 देखे थे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों की चर्चा किए थे। ऊपर से इस बारे में बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सारी बातों का डिटेल में चर्चा हो चुका है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर देखेंगे तो आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आप सिलेबस का पूरा वीडियो देख सकते हैं। ऊपर से मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी लक्ष्य क्लासेस के द्वारा आप लोगों को कराई जा रही है। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी सब्जेक्ट का वीडियो लगातार आ रहा है। तो आप लोग लक्ष्य क्लासेस से जुड़े रहिए अगर आपको क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी करनी है और 10th कक्षा में बेहतरीन मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इतिहास से, हिस्ट्री से। आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में कि जो इतिहास है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है एग्जाम में वो इतिहास का ही रहता है। यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप को शुरुआत करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, कैसे क्रांति हुई, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। आपको एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा समझाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है, आखिर राष्ट्रवाद है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद में। ऊपर से इसमें भी देखेंगे कि राष्ट्रवाद की जो भावना का विकास हुआ यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाई गई, वो कैसे जगाई गई, कौन कौन से कारण थे जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, ठीक ना। अगला देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में 1789 में एक क्रांति हुआ था जिसको हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन जानते हैं, यानी फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के टॉपिक में आपको थोड़ा पीछे लेके चलेंगे क्लास 9th में, क्योंकि डिटेल में आप क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। तो फ्रांसीसी क्रांति में देखेंगे किस प्रकार का वहाँ का शासन व्यवस्था था, कैसे वहाँ पे क्रांति हुए, क्या क्या कारण थे क्रांति के, और क्रांति हुए तो उसके परिणाम आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ क्रांति के फलस्वरूप। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में। अगला देखेंगे नेपोलियन युग, नेपोलियन एरा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ नेपोलियन आता है। नेपोलियन कैसे एक आम सैनिक फ्रांस का सम्राट बन जाता है। नेपोलियन शुरुआत में एक फ्रेंच आर्मी का एक सैनिक था और एक आम सैनिक होने के बावजूद धीरे धीरे युद्ध में काफ़ी ज़्यादा कुशलता के कारण आगे रैंक आता गया इसका, और कैसे एक आम सैनिक फ्रांस का सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। इनकी बायोग्राफी देखेंगे क्या क्या इन्होंने किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे वियना सम्मेलन मुख्य रूप से नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उस बदलाव को खत्म करने के लिए वियना सम्मेलन किया गया था 1815 में। तो इसमें हम देखेंगे कि नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए थे और किस किस बदलाव को खत्म किया गया वियना सम्मेलन के द्वारा, जिसकी मेजबानी मेटरनिक ने की थी, ठीक ना। तो वियना सम्मेलन को पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से। आगे देखते हैं क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक के समय को क्या कहा जाता है, क्रांतियों का युग। यानी 1830 से 1848 के बीच कई सारी क्रांतियां हुई थी, जुलाई की क्रांति। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्रांतियों के युग में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्रांति हुई और इसके क्या क्या परिणाम हुए, ठीक ना। आगे देखते हैं इटली का एकीकरण। उसके बाद हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इटली जो था कई भागों में बटा हुआ था, कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो उसका कैसे एकीकरण किया गया, कैसे संपूर्ण इटली को एक साथ किया गया। और उसमें देखेंगे मेजनी ने क्या क्या योगदान दिए, काउंट काबूर ने कैसे इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दिया, गैरीवाल्डी ने कैसे दक्षिणी इटली का एकीकृत किया, कैसे मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे किसमें, इटली के एकीकरण में। यानी मेजनी के योगदान, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी के योगदानों के डिटेल से चर्चा करेंगे कि इटली के एकीकरण में इनका क्या क्या योगदान था, ठीक ना। आगे देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जैसे इटली का एकीकरण हो रहा था उसी के साथ साथ जर्मनी का एकीकरण भी हो रहा था। तो जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, जर्मनी भी कई राज्यों में विभक्त था, लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में जर्मनी क्या था, बटा हुआ था। इसको कैसे एक साथ किया गया, इसमें बिस्मार्क ने क्या क्या योगदान दिए, इन सारी बातों का चर्चा करेंगे हम लोग किसमें, जर्मनी के एकीकरण में, ठीक ना।
आगे देखते हैं कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना। अब यूरोप में देख लीजिए, जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, इटली का एकीकरण हो रहा था, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जग रही थी, लोगों में आज़ाद होने की भावना आ रही थी, राज सत्ता को खत्म किया जा रहा था, जिससे क्या हुआ पूरे यूरोप में यह भावना जगी, ठीक ना। तो कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना, यूनान, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, इन सारे राष्ट्रों में देखेंगे कि राष्ट्रीयता की भावना कैसे जगी, इन्होंने राजा के खिलाफ कैसे क्रांति की है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। किसमें? कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना। देखेंगे कि यूनान में किस प्रकार से राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, यूनान को किस प्रकार आज़ादी मिली, हंगरी के बारे में देखेंगे, उसी प्रकार पोलैंड के बारे में देखेंगे, उसी प्रकार बोहेमिया के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्रांति के परिणाम, जो भी यूरोपीय कंट्री में, यूरोपीय देशों में जो भी क्रांति हुई उसके क्या परिणाम हुए। क्रांति हुआ था, कुछ ना कुछ फलस्वरूप इसके परिणाम होंगे, तो देखेंगे इसके क्या क्या परिणाम हुए। इन सारी बातों का चर्चा करेंगे क्रांति के परिणाम में। तो आपका कितना टॉपिक हो गया? 4 इधर, 1 5 और 3 8, 5 इधर है, यानी टोटल 9 टॉपिक। आपको जो यूरोप में राष्ट्रवाद है पूरे 9 टॉपिक में हमने डिवाइड किया है और आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं अब अपने पहले टॉपिक की ओर। क्या है हमारा पहला टॉपिक? राष्ट्रवाद, ठीक ना। क्या है? राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है या महादेश भी कहते हैं, ठीक है। यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। जैसे एशिया एक महाद्वीप है, उसके अंदर ही इंडिया आता है, उसी प्रकार यूरोप भी एक महाद्वीप है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्री आती है, जैसे रूस हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, आइसलैंड, ये सारी और भी कई सारी कंट्री यूरोप के अंतर्गत आती है। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। उन देशों में कैसे राष्ट्रीयता की भावना जगी, कैसे उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह किया, क्रांति की, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, राष्ट्रवाद। आखिर राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद होता क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो देश प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अगर आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो आपको राष्ट्रवादी व्यक्ति कहा जाएगा। देश प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवादी। अगर इसका डिफिनेशन देखें तो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। जो राष्ट्रवाद है वो क्या है? किसी विशेष भौगोलिक यानी किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सांस्कृतिक, जो भी इनका एक सांस्कृतिक या सामाजिक के परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या करती है? एकता का वाहक बनती है, लोगों को जोड़ के रखती है राष्ट्रीयता की भावना के द्वारा। तो ये आपका एक डिफिनेशन हो जाएगा कि राष्ट्रवादी एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, यानी जोड़ के रखती है उन्हें। या सिंपल शब्दों में कहें तो देश प्रेम की भावना ही क्या है? राष्ट्रवाद है। देश प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती कैसे है, जगती कैसे है, यूरोप में के अंदर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई कैसे गई, ठीक ना। काहे कि जो यूरोप में शुरुआत में देखे तो यूरोप में लोगों का ऐसा मानना था कि जो राजा होते हैं, राजा से अगर प्रेम करते तो वो राष्ट्रवादी हो गए। राजा से ही प्रेम करना राष्ट्रवाद की भावना समझते थे लोग। तो कैसे उनको समझाया गया कि राजा से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि अपने देश से प्रेम करना, देश के उत्थान के बारे में सोचना, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक ना। तो देखते हैं राष्ट्रवाद की भावना को जगाया कैसे गया यूरोप के वासियों के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए यूरोप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया गया। जैसे कोई भी देश होता है तो वहाँ एक नेशनल फ्लैग होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, जिस कारण से क्या होता है, लोगों में एकता महसूस होती है कि हाँ, हम लोग इस कंट्री के नागरिक हैं, सभी लोग एक हैं। उसी एक प्रकार देखें तो राष्ट्रीय गीत, सैनिकों का गुणगान, भाषा देखते हैं। जैसे कोई भी राष्ट्रीय गीत बजता है, चाहे हम लोगों का जन गण मन बजता है, तो क्या होता है, हम लोगों में एकता की भावना आती है। लगता है कि हाँ, सभी देशवासी एक साथ, क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त होता है तो सभी देशवासी एक साथ जुड़े रहते हैं, सभी लोग मिलकर जनगण मन गाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। तो उससे हम लोगों के अंदर क्या आती है, राष्ट्रीयता की भावना जगती है। तो यूरोप में यही किया गया और एक राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया जिससे लोगों में एकता बने, एक राष्ट्रीय गीत बनाया गया, ठीक ना। उसके बाद देखा था सैनिकों का गुणगान, सैनिकों का गुणगान किया जाने लगा। जैसे देखिए, हमारे ही सैनिक अगर कभी शहीद वगैरह होते तो हमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश के सैनिकों से प्रेम करते हैं, ठीक ना। अगर हमारे सैनिक कहीं अच्छा करते हैं, ठीक ना, तो हमें क्या होती है, खुशी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। अगर हमारा देश अच्छा कर रहा होता है तो हम लोग खुश होते हैं, अगर देश के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार देखते हैं, अगर मैच होता है, क्रिकेट मैच, तो इंडिया हारती है तो हमें बुरा लगता है। क्यों लगता है?
क्योंकि आप अपने देश से प्रेम करते हैं। हारती है तो क्या लगता है, बुरा लगता है, जीतती है तो खुशी मिलता है, तो राष्ट्रीयता की भावना जगती है। सैनिकों का गुणगान किया जाने लगा। भाषा, वहाँ पे जो भी क्षेत्रीय भाषा थी, जो भी क्षेत्रीय, यानी फ्रांस में तो कई पार्टों में डिवाइड था, दूसरे दूसरे छोटे छोटे राज्य होते थे, तो वहाँ जो कोई जो क्षेत्रीय भाषा थी उसको कम बोला जाने लगा और एक फ्रेंच भाषा, फ्रेंच एक राष्ट्रीय भाषा अपनाई गई, फ्रेंच। वहाँ पे लोगों को फ्रेंच बोलने के लिए उत्साहित किया गया कि आप सभी लोग क्या कीजिए, एक भाषा बोलिए, फ्रेंच भाषा बोलिए। और जो भी क्षेत्रीय भाषा थी उन्हें थोड़ा हतोत्साहित किया गया, कम किया गया कि उसका प्रयोग कम करें और एक भाषा फ्रेंच भाषा बोलिए, जिससे क्या लोगों को साझा पहचान मिल सके। अब देखिए, जैसे आप कहीं जाइएगा, आप हिंदी बोल रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको क्या होगा, ना आपको उसकी बात समझ आएगी ना उसको आपकी बात समझ में आएगी, तो उतना कनेक्शन फील नहीं होता है, अपना सा फील नहीं होता है। लेकिन जब क्या होगा, जब आप भी वही भाषा बोल रहे हैं, सामने वाला भी सेम भाषा बोल रहा है, तो लगता है कि हाँ अपने आसपास के लोग हैं, हम लोग एक साथ, कनेक्शन फील होता है, थोड़ा अपना सा महसूस होता है, एकता का भाव आता है। तो ये सब मुख्य चीज़ अपनाया गया किसमें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, सैनिकों का गुणगान, भाषा, ये सब चीज़ों को अपनाया गया किस लिए, तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए, कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जगे, ठीक है ना, राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए। इसमें लेखकों, कविताकारों की बहुत भूमिका होती है, लेखकों, कवियों की। लेखक अपने लेखन के माध्यम से, कवि अपने कविता के माध्यम से भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं, ठीक ना। तो आपको आई होप क्लियर हो रहा हो कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे होता है, ठीक ना। आइए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे हुआ, इस बात आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। हमारा जो पहला टॉपिक था राष्ट्रवाद, वो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। और राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे होता है, राष्ट्र का एक साझा पहचान कैसे बनता है, तो राष्ट्र का एक ध्वज बनाया जाता है, राष्ट्र के लिए क्या, एक झंडा लाया जाता है, राष्ट्र के लिए गीत बनाया जाता है, सैनिकों का गुणगान किया जाता है, एक भाषा को अपनाया जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में कि उस समय शासन किस प्रकार का था फ्रांस में। अब कोई भी क्रांति होगी तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, क्यों हुई क्रांति। अगर लोग, जनता अगर खुश रहते शासन से तो क्रांति नहीं होती, लेकिन क्या क्या कारण थे क्रांति के, उसके बारे में देखेंगे। क्रांति के क्या क्या कारण थे, जो 1789 में जो क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण थे। उसके बाद देखेंगे 1789 क्रांति हुई कैसे, घटनाक्रम को देखेंगे कि क्रांति हुई आखिर कैसे। उसके बाद देखेंगे क्रांति के परिणाम, अगर क्रांति हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम हुए, इन सारी चीज़ों के देखेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, शासन, ठीक ना। उस समय जो शासन था फ्रांस में, बुर्बो वंश का शासन था, ठीक ना। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। 1774 में, यानी 1774 ईस्वी में वहाँ का शासक बनते हैं लुई 16। इससे पहले यहाँ के शासक जब लुई 14वें थे, यानी लुई 14 जब यहाँ के शासक थे, तो फ्रांस बहुत अच्छा से चल रहा था। फ्रांस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। फ्रांस अपने अच्छे प्रकार से वहाँ की सत्ता संभाल रहे थे। कौन, लुई 14। जब 1774 में लुई 16वां यहाँ के शासक बनते हैं, मात्र 20 साल की उम्र में, मात्र 20 वर्ष की उम्र में लुई 16वां को फ्रांस का शासक बनाया जाता है। देखेंगे तो लुई 16 का जन्म जो हुआ था 1754 में हुआ था। अगर यहाँ से जोड़े तो 1774 में इन्हें क्या दी गई, सत्ता दे दी गई, यानी लुई 16 मात्र 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस के सम्राट बन गए। और लुई 16 जो थे एक अयोग्य शासक, यानी जनता को भी ये पसंद नहीं थे, और अयोग्य यानी शासन करने के लायक नहीं थे, यानी इन्हें शासन के लायक नहीं समझा जा रहा था। और एक निरंकुश भी शासक थे, ठीक ना। निरंकुश कहने का मतलब है जिनके अपने ऊपर कोई अंकुश ना हो, सत्ता में क्या चल रहा है, लोग खुश हैं कि नहीं है, इसका कोई परवाह नहीं, जो अपना मर्जी आए सो करे, ठीक ना। तो लुई 16 एक अयोग्य शासक थे जो सत्ता ठीक प्रकार से नहीं चला रहे थे, ठीक है। तो शासन देख लिए, किसका शासन था, बुर्बो वंश का शासन था। लुई 14 के राज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब लुई 16वां वहाँ के शासक बने 1774 ईस्वी में, समस्या वहाँ से आना शुरू हो गई। अब हम लोग देखते हैं क्रांति के क्या क्या कारण थे, क्यों आखिर क्रांति हुई। तो सबसे पहला तो कारण हम लोग वही देख लेंगे। सबसे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण को हम लोगों ने 4 भाग में बांटा है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। राजनीतिक कारण में देखें तो सबसे पहला कारण अगर आप देखेंगे तो लुई 16 का अयोग्य होना, लुई 16वां का अयोग्य होना।
लुई 16वां क्या थे, एक अयोग्य शासक थे, शासन करने के लायक नहीं थे। यही पहला राजनीतिक कारण हो जाएगा कि क्या है, वो शासन करने के लायक नहीं थे। अगर देखें तो इनके शासनकाल में 15,000 ऐसे कर्मचारी थे, काम करने वाले लोग थे इनके वर्साय के महल में, जो वेतन तो टाइम पर लेते थे, पैसा टाइम पर लेते थे, वेतन मिल रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं करते थे, कोई भी काम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि राजा को इसकी परवाह ही नहीं थी, इसीलिए इनको अयोग्य शासक कहा गया। ठीक ना। बताइए, आपका एक कंपनी है, उसमें आप 15,000 वर्कर को रखे हुए हैं, ठीक, और आप पैसा भी महीने महीने दे रहे हैं, एकदम टाइम पर वेतन उनको दे रहे हैं, और वो कोई काम ही नहीं कर रहे, कंपनी चलेगा कि डूबेगा ही ना। तो डूबेगा। तो उसी प्रकार फ्रांस भी क्या हुआ, डूब गया। तो लुई 16 का अयोग्य होना इसका प्रमाण है। ठीक ना, कि उतना आदमी काम करवा रहे हैं लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसे काम करवाइए, नहीं तो उसको बाहर निकालिए। ठीक ना। तो ये क्या था, इनकी अयोग्यता सिद्ध हुई। उसके बाद देखे तो इनकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इनकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जिनका नाम था मेरी अंतोयनेत। मेरी अंतोयनेत। ठीक ना। ये जो मेरी अंतोयनेत थी काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची थी, काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची करने का मतलब कोई भी उत्सव हुआ, पर्व त्यौहार हुआ, या ऐसे ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी राजकोष का। ठीक ना। उसके बाद देखे तो इनकी पत्नी का राजनीति में भी प्रभाव था। मेरी अंतोयनेत का राजनीति में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, राजनीति में प्रभाव, काफ़ी ज़्यादा राजनीति में इनका प्रभाव था। क्योंकि जो इनके आसपास के व्यक्ति रहते थे उनको राजकार्य में यानी कोई भी पद दिलाने में जुड़ी रहती थी, कि जो मेरे आसपास के व्यक्ति है, मेरे रिश्तेदार है, उन्हें कोई ना कोई राजकाज में काम मिल जाए। तो इस कारण से क्या था, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, और कोई काम भी नहीं करता था और राजकार्य में उनको लेना भी था। ठीक ना। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा, मेरी अंतोयनेत का राजनीति में प्रभाव। अगर तीसरा राजनीतिक कारण देखें तो 175 वर्षों तक, 175 वर्षों तक स्टेटस जनरल की सभा नहीं बुलाई गई थी। स्टेटस जनरल की सभा नहीं हुई थी 175 वर्षों तक। जो पहली सभा हुई थी स्टेटस जनरल की, स्टेटस जनरल समझिए तो एक एडवाइजरी कमेटी था जिसमें सभी लोग राजा को सलाह देते थे कि सत्ता किस प्रकार से चल रही है। ठीक ना। तो 175 वर्षों तक उसकी सभा नहीं बुलाई गई थी। पहली सभा थी 1614 में बुलाई गई थी। उसके बाद डायरेक्ट 1789 ईस्वी में सभा बुलाई गई थी। यानी इसके बीच का गैप देखे थे 175 वर्ष, यानी 175 वर्ष तक कोई भी सभा नहीं बुलाई गई थी वहाँ पे। तो ये पहला कारण हो गया, राजनीतिक कारण में हम लोग देख लिए लुई 16वां का अयोग्य होना, मेरी अंतोयनेत का राजनीति में प्रभाव, और 175 वर्षों तक सभा न बुलाना। ठीक है। अब अगला कारण देखते हैं, सामाजिक कारण। समाज में क्या क्या कठिनाइयाँ थी जिसके कारण से क्या हुआ, वहाँ पे क्रांति हुआ। सामाजिक कारण में देखें तो सबसे पहले देखते हैं तो वहाँ का जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहला प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांस के समाज को 3 भागों में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अगर प्रथम स्टेट की बात करें तो इसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे, पादरी वर्ग यानी जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं, यानी चर्च में जो रहते हैं उन्हें पादरी। उसके बाद दूसरे में देखें तो कुलीन वर्ग, यानी समझिए इसमें पूंजीपति वर्ग के लोग आ जाएंगे, राजा उजा के रिश्तेदार वगैरह ये सब आ जाएंगे। और तृतीय वर्ग में बाद बाकी लोगों को रखा गया, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, या छोटे छोटे व्यवसायी हो गए, ठीक है ना, शिक्षक हो गए, वकील हो गए, यानी जो बाद बाकी जो बच गए पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के अलावा जो बच गए वो सबको किस में रखा गया, तृतीय स्टेट में। और इनकी जनसंख्या लगभग 90% से भी अधिक थी। ठीक ना। फ्रांस में 90% से भी जनसंख्या इनकी क्या थी, अधिक थी। और प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बांटा गया था। बात करें तो इसमें कठिनाई क्या क्या थी। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कर मुक्त रखा गया। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कर मुक्त रखा गया, यानी इनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। प्रथम स्टेट के व्यक्ति से और द्वितीय स्टेट के व्यक्ति से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन जो भी टैक्स लिया जाता वो तृतीय स्टेट के व्यक्ति से लिया जाता था। किससे? तृतीय स्टेटस के व्यक्ति से टैक्स लिया जाता था। जो भी टैक्स देते थे वो तृतीय स्टेट के लोग देते थे। इस कारण से तृतीय स्टेट के लोग क्या थे, खुश नहीं थे। उसके बाद राजनीति में भी उनका कोई अधिकार नहीं था। तृतीय स्टेट के लोगों का राजनीति में भी कोई अधिकार नहीं था। ऊपर से जो भी वहाँ पे पद वगैरह होते थे, जो भी राजकाज में पद होते थे, ऊंचे ऊंचे पद पे हमेशा प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट के लिए सुरक्षित रखा जाता था कि यानी जो भी बड़े बड़े पद होंगे राज्य में वो प्रथम स्टेट के व्यक्तियों को दिए जाएंगे और द्वितीय स्टेट के व्यक्तियों को दिए जाएंगे, तृतीय स्टेट के व्यक्तियों को नहीं दिए जाएंगे, चाहे आप योग्य हो चाहे न हो।
तृतीय स्टेट के शिक्षित वर्ग के लोग इससे क्या थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमें अपनी योग्यता के बावजूद भी राजकाज में या कोई भी बड़ा पद नहीं मिल पाता है, लेकिन इन्हें वंश के आधार पे मिल जाता है, जिस कारण से तृतीय स्टेट के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज थे राजा से। और तृतीय स्टेट के ही मध्यम वर्ग के यानी शिक्षित लोगों ने इसका क्या किया, राजा का विरोध किया और क्रांति की शुरुआत हुई। तो देख सेकेंड कारण हम लोग देख लिए, सामाजिक कारण, तृतीय स्टेट के लोग इनसे खुश नहीं थे, जिस कारण क्रांति हुई। अगला देखते हैं आर्थिक कारण। अगला देख रहे हैं आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब समझिए पैसा कौड़ी वाला कारण। आर्थिक कारण में देखेंगे तो फ्रांस में कई सारे युद्ध हुए, फ्रांस ने कई सारा युद्ध लड़ा। अगर सबसे पहले देखें तो एक सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ था 1756 से 1763 के बीच, किससे, ब्रिटेन के साथ लड़ा गया था। उसके बाद और भी कई सारे युद्ध हुए। उसके बाद 1776 में देखें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी। फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका की मदद किया था। ऊपर से इनकी जो पत्नी थी, लुई 16 की पत्नी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची थी, जिस कारण से कई सारे युद्ध लड़ने के कारण क्या हुआ था, फ्रांस का जो राजकोष था वो खत्म हो गया था और बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। फ्रांस में क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। और कर्ज के लिए 1789 में जो दूसरा मीटिंग बुलाया गया था 1614 के बाद, जो अगला मीटिंग बुलाया गया था वो कब बुलाया गया था, 1789 ईस्वी में। 1614 के बाद 1789 में जो मीटिंग बुलाया था, इसी कारण से बुलाया गया था क्योंकि पैसा का दिक्कत चल रहा था, ठीक ना। तो उस समय हुआ क्या, 1789 में मीटिंग बुलाया गया। उसके बाद तृतीय स्टेटस के लोगों पर कर और भी कई प्रकार के कर बढ़ा दिए गए, और भी कर बढ़ा दिए गए तृतीय स्टेट के लोगों पर, जिससे जनता काफ़ी नाखुश थी। उसके बाद देखें तो उसी समय बेरोजगारी भी आ गया, क्या कि उस समय औद्योगिक क्रांति चल रहा था, जिस कारण से बहुत सारे लोग वहाँ पे फ्रांस में बेरोजगार भी हो गए थे, जिस कारण से तृतीय स्टेट के लोग मजदूर वगैरह काफ़ी खुश नहीं थे। इसमें बात तो हुई थी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को भी लोगों से कर लिया जाए, लेकिन इन दोनों प्रथम स्टेट के लोगों और द्वितीय स्टेट के लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, यानी ये अभी भी कर मुक्त थे और तृतीय स्टेट के लोगों से अभी भी कर लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, ठीक ना, जिस कारण से लोग खुश नहीं थे, कर भी ज़्यादा लिया जा रहा था। उसके बाद बेरोजगारी की भी समस्या थी, जिस कारण से तृतीय स्टेट के लोग खुश नहीं थे और क्रांति हुआ। अगला कारण देखें तो सैनिक कारण। अगला कारण देख रहे हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण में हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ सैनिक होते थे उनके जो छोटे छोटे पद होते थे, सैनिक के जो छोटे छोटे पद होते थे उन पे हमेशा तृतीय स्टेट के लोगों को नियुक्त किया जाता था, या बड़े बड़े जो पद होते थे उन पर तृतीय स्टेट के व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाता था, यानी नियुक्ति में असमानता थी। क्या थी, नियुक्ति में असमानता। आपकी योग्यता होने के बावजूद अगर आप योग्य भी हैं फिर भी आपको ऊपर वाले पद पे नहीं भेजा जाएगा, यानी आप निचले पद पे ही रहेंगे। ऊपर से उनका जो वेतन था काफ़ी कम वेतन था, ऊपर से जो भोजन भी मिलता था वो काफ़ी खराब भोजन भी दिया जाता था, खराब दिया जाता था, भोजन उस क्वालिटी का नहीं था, जिस कारण से वहाँ के सैनिक भी काफ़ी क्या थे, नाराज थे, राजा से खुश नहीं थे। तो जब क्रांति हुई तो सैनिकों ने किसका सपोर्ट दिया, जनता को सपोर्ट किया, ठीक ना। तो ये होगा सैनिक कारण। अगर और भी देखें तो यहाँ पे कई प्रकार की स्वतंत्रता का अभाव था, कई प्रकार के स्वतंत्रता का अभाव था। स्वतंत्रता का अभाव, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने का स्वतंत्रता नहीं था। प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस के पास आज़ादी नहीं थी कि आप कुछ भी छाप दे, राजा के खिलाफ कुछ बोल दे, ऐसा आज़ादी नहीं था। ना भाषण की स्वतंत्रता थी, ना प्रेस की स्वतंत्रता थी, और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता थी, क्या है कि जो वहाँ राजधर्म था वो कैथोलिक था, राजधर्म जो था कैथोलिक था, और कैथोलिक के अलावा जो व्यक्ति दूसरा कोई धर्म मानते थे तो उन्हें कड़ी से कड़ी दंड दिया जाता था। तो यहाँ पे कई प्रकार की स्वतंत्रता का भी अभाव था, जिस कारण से फ्रांस में क्रांति हुई। आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के आखिर क्या क्या कारण थे, वहाँ पे क्रांति आखिर हुई क्यों। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का घटनाक्रम क्या था, कैसे क्रांति हुआ। देखो तो 1789 में स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। 1789 में स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी स्टेट के लोग, यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एवं तृतीय स्टेट, सभी लोगों के स्टेट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक ना। सभी स्टेट के लोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर प्रथम स्टेट की बात करें तो इससे 300 प्रतिनिधि गए थे, द्वितीय स्टेट से भी लगभग 300, और तृतीय स्टेट से लगभग 600 प्रतिनिधि गए थे। कितने प्रतिनिधि गए थे, 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। हुआ क्या कि तृतीय स्टेट के लोगों ने
वोट का अधिकार मांगा कि प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए एक वोट होगा। जैसे उस समय होता क्या था कि प्रथम स्टेट के अगर 300 प्रतिनिधि तो इनका पूरा एक वोट माना जाता था, इनका एक वोट और इनका भी एक वोट, जिस कारण से होता था कोई भी फैसला में असमानता, क्या कि ये दोनों तो एक साथ मिल जाते थे, एक एक 2 वोट हो जाता था और इनका अकेला हमेशा हार जाते थे। तो इन्होंने मांगा कि सभी प्रतिनिधियों के लिए क्या होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वोट। तो क्या हो जाएगा, बराबरी हो जाएगा, जिसको राजा ने ठुकरा दिया। उसके बाद क्या, ऊपर वाला उसके बाद क्या हुआ, राजा ने टुकरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तृतीय स्टेट के लोग क्या चले गए, बाहर निकल गए। तृतीय स्टेट के लोग बाहर चले गए असेंबली छोड़ के। उसके बाद तृतीय स्टेट के लोगों ने अपने सभा करने का प्रयास किया। जो जिस हॉल में सभा होने वाला था, उसके बाद उस हॉल पे पहरादार लगा दिए गए राजा के द्वारा कि सभा नहीं हो पाए, जिसके लिए पहरेदार लगा दिए गए। तो वहाँ पे सभा नहीं हो पाया। लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों ने वहाँ पे हार नहीं मानी, वो बगल के पास के टेनिस कोर्ट में चले गए, जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, मैदान में चले गए, खाली मैदान में चले गए और वहाँ पे अपना सभा करने लगे तृतीय स्टेट के लोग। और अपने सभा को नाम दिया इन्होंने नेशनल असेंबली। अपने सभा को क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली अपने सभा को नाम दिया। ठीक है, उसके बाद देखें तो 14 जुलाई 1789 को इन्होंने बैसिटल, पेरिस में एक बैसिटल जगह, वहाँ पे एक कारागिरी है बैसिटल, उसको पूरी तरह से घेर लिया और वहाँ पे जो भी बंदी थे उन्हें आज़ाद करा लिया गया। और 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस, फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इतना बात है, वो क्लियर हो गया। उसके बाद जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा 14 जुलाई के बाद, उसके बाद जो लुई 16 था वो सिर्फ नाम मात्र का राजा रह गया, उसका कोई सत्ता में प्रभाव नहीं रह गया और सत्ता किसके हाथ में आ गया, नेशनल असेंबली के हाथ में। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए। नेशनल असेंबली ने सत्ता संभाला तो इन्होंने क्या क्या बदलाव किए। नेशनल असेंबली ने जो सत्ता संभाला तो इसके बाद क्या क्या बदलाव किए। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता वापस लौटाई, लौटाई कि प्रेस को स्वतंत्र किया जाए। ठीक ना, प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद इन्होंने भाषण की भी स्वतंत्रता दिया कि हाँ अब आप कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया कि अगर आप कोई भी धर्म अपनाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म अपना सकते थे। कई प्रकार की जो भी पुरातन व्यवस्था थी, यानी समझिए जो भी राजा द्वारा बनाई गई पुरातन व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया गया। ऊपर से जो प्रथम स्टेट के लोग थे और द्वितीय स्टेट के लोग थे उन पर भी कर लगाया गया। ठीक ना, तो ये कई सारी बदलाव किए गए किनके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा। यहाँ पे आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होता है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। टोटल आपको यूरोप में राष्ट्रवाद में कितने 9 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें हमने शुरुआत किया कहाँ से, राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद क्या है, तो देश प्रेम की भावनाएं क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद। उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे, राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे। इधर देख रहे हैं तो शासन उस समय किस प्रकार का था, क्रांति के क्या क्या कारण थे, उसमें हम लोगों ने देखा क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण में क्या क्या देख लिए, लुई 16 का अयोग्य होना, उनकी पत्नी का राज सत्ता में प्रभाव, 175 वर्षों तक बैठक न बुलाना। उसके बाद देखें सामाजिक कारण, इसमें देखें कि फ्रांस की जो समाज थी वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तृतीय जो बच गए बाद बाकी सब उनकी। तृतीय स्टेट के लोगों की जनसंख्या कितनी थी, 90% और पादरी वर्ग और द्वितीय बाद बाकी थे। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। जो भी टैक्स लिया जाता था किससे, तृतीय स्टेट के लोगों से लिया जाता, जिस कारण से तृतीय स्टेट के लोग खुश नहीं थे और उन्होंने क्रांति में भागीदारी दी। ऊपर से तृतीय स्टेट के लोग जो थे उन्हें कोई भी बड़ा पद या ओहदा नहीं मिलता था, कारण कि वो सब वंशागुणत बना दिया गया था, यानी आप ऊपर कास्ट के हैं, पैसा वाले हैं तो आपको दिया जाएगा वो पद, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो तृतीय स्टेट के लोग इससे खुश नहीं थे, जिस कारण उन्होंने क्रांति की। उसके बाद देखेंगे आर्थिक कारण में हमने देखा कि कई प्रकार के युद्ध लड़ने के बाद फ्रांस का जो राजकोष था वो खत्म हो चुका था, जिस कारण से वहाँ पे बैठक बुलाई गई और लोगों पर
टैक्स वगैरह लगाया गया, जिस कारण से लोग क्या थे, खुश नहीं थे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी। उसके बाद देखेंगे सैनिक कारण में देखें तो नियुक्ति में असमानता होती थी, यानी जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्हें छोटे छोटे पद पर नियुक्त किया जाता था, ऊपर वाले पद पर कभी जाने ही नहीं दिया जाता था। ऊपर से देखेंगे तो उनका वेतन भी काफ़ी कम था और भोजन भी अच्छा नहीं दिया जाता था, जिस कारण से तृतीय स्टेट के लोग खुश नहीं थे और क्रांति में भाग लिए। उसके बाद देखें तो वहाँ पर कई प्रकार की स्वतंत्रता का अभाव था, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, भाषण का स्वतंत्रता नहीं थी, यानी आप खुल के बोल नहीं सकते थे राजा के खिलाफ, ऊपर से धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। तो ये सब हो गए क्रांति के कारण। उसके बाद हम लोगों ने क्रांति देख लिया किस किस प्रकार से क्रांति हुई। जब 1789 में बैठक बुलाई गई तो वहाँ पर सभी लोगों ने भाग लिया। इसमें तृतीय स्टेट के लोग खुश नहीं हुए तो वो लोग बाहर चले आए और उन्होंने प्लान बनाया कि अब हम लोग अपना एक सभा करेंगे। तो वो जो असेंबली में सभा करने वाले थे, जिस जगह पे सभा करने वाले थे उसे बंद कर दिया गया, वहाँ पे पहरेदार थे, वहाँ पे उन्हें सभा करने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बगल के टेनिस कोर्ट में जो खाली मैदान था वहीं पे सभा किए और अपने सभा को क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली। उसके बाद 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल में एक कारागिरी था, उसको चारों तरफ से घेर लिया, वहाँ पे जो भी बंदी थे उनको आज़ाद करा लिए गए और 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी इसके बाद जो राजा था लुई 16 उसका कोई भी प्रभाव नहीं था सत्ता में। उसके बाद 1793 में राजा पे लुई 16 पे देशद्रोह का केस चला के इनको फांसी भी दे दी गई थी। उसके बाद इनकी पत्नी को भी क्या दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, ठीक ना। इसके बाद क्या क्या परिणाम हुए थे, प्रेस की स्वतंत्रता वापस दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दिया गया, ठीक ना। तो ये सारी बदलाव हुए फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अब जब आप अगले क्लास में आएंगे तो इस क्लास में हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक आम सैनिक फ्रांस का सम्राट बन गया, उसके जीवनी को देखेंगे कि उसने किस किस प्रकार से मेहनत की, कैसे वो फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद मेटरनिक युग की भी चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी पढ़ाई हुआ है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।